आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर हम कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, जिसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ प्यारे बच्चों, आज मैं उन तीनों पार्ट को एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ, और उन तीनों वीडियोज़ का जो मेन पोर्शन आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, ताकि जब आपको क्वेश्चंस करने हो तो आपको बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की हमारी वीडियो। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। बच्चों, तो वहाँ पे आपने प्यारे बच्चों सबसे पहले सीखा था कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है या एंगल क्या होता है। पहले एंगल सीखा था, तो एंगल को अगर मैं दोबारा से बताऊं बच्चों, एंगल क्या होता है, मैं यहाँ बच्चों आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला, ना ही कुछ लिखवाने वाला। मैं सिर्फ वर्बली आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ताकि जब भी आप ज्योमेट्रिक में लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन करने लगो और ये वीडियो आप रिवाइज कर लो, तो आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो एंगल, तो सबसे पहले एंगल क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी रे को, ये रे है जिसका एक फिक्स पॉइंट एक एरो, इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद जो फिगर मिलती है, जब भी किसी रे को प्यारे बच्चों हम रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद जो फिगर मिलती है उस फिगर को हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एंगल कहते हैं। द फिगर ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ये एक रे है, जब इस रे को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद जो फिगर मिलेगी उस फिगर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने सीखा टाइप्स ऑफ एंगल। क्या सीखा? टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने क्या सीखा? सबसे पहले एक्यूट एंगल। क्या सीखा था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता था बच्चों? वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता था। मान लो ये कोई एक्स एंगल है, अगर ये 90 डिग्री से छोटा है, अगर ये 90 डिग्री से क्या प्यारे बच्चों? छोटा है, तो ये हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर हमने सीखा राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, एग्जैक्ट 90, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा। अगर ये कोई एंगल एक्स और ये 90 डिग्री का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमने सीखा ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल। क्या सीखा? ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है प्यारे बच्चों जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा। अगर ये कोई एंगल एक्स है और अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 से बड़ा भी होना चाहिए प्यारे बच्चों और 180 से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, क्या? 90 से बड़ा और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर हमने सीखा स्ट्रेट एंगल। क्या सीखा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है बच्चों? जो 180 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री। अगर ये कोई एंगल एक्स है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बना है कंप्लीट, इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। और ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगला एंगल हमने क्या सीखा था प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। क्या सीखा था? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों वो एंगल होता है, मान लो ये एंगल हमने एक्यूट बना दिया, अगर मैं यहाँ से यहाँ मेजर करूँगा तो ये एक्यूट एंगल है, लेकिन अगर मैं इस वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा अगर मैं इस हिस्से को कंसीडर करूँ, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और प्यारे बच्चों ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगर मान लो ये एंगल तो एक्स है, ठीक है, और अगर ये एंगल हमें दे रखा हो वाई, और मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल वाई, समझ रहे बात को? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ वाई, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस वाई, तो यानी कि इस वाई को अगर मैं 360 में से माइनस कर दूं, तो मुझे वाई का क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स मिल जाएगा, जो कि कौन है? एक्स। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ये एंगल अगर वाई है, तो इधर से ये वाला एंगल, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, और ये हमेशा 180 से बड़ा होता है, 360 से क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने सीखा कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ये रे, इसको मैं रोटेट करके वापस इसी पॉइंट पे ले आऊँ तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा इसको हम 360 डिग्री का कहते हैं। क्या कहते हैं? 360। क्या? ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होगा रे का, यहाँ से रोटेट करके वापस इसी पॉइंट पे ले आऊँ तो ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। यहाँ पे हमने बात की इंडिविजुअल एंगल। एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, राइट एंगल 90 के इक्वल होता है, ऑब्टूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं किसी भी एंगल को। कंप्लीट एंगल जो होता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री का होता है। ये तो हो गए इंडिविजुअल एंगल। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल मतलब एक साथ दो एंगल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने डिग्री हो? 90 डिग्री, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे दो एंगल, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आता है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हो? जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर आता है एडजेसेंट एंगल। क्या आता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को एक बार ध्यान से समझना बच्चों। दो एंगल है हमारे, कोई भी समझो, ठीक है। तो एंगल जो अब मैंने सिखाया बच्चों, इस वाली साइड को एंगल की इनिशियल साइड कहते हैं और इसको टर्मिनल साइड कहते हैं। चलो ये भी छोड़ो, ये दो एंगल है तो ये दो एंगल की साइड है या आर्म है। तो इस वाले एंगल की बात करूँ एक्स की, और ये एंगल है वाई, तो इसकी एक आर्म तो ये है और एक आर्म ये है। नेमिंग कर लो और बेटर समझ में आएगा। ओ ए बी सी। तो बच्चों एक्स एंगल की जब मैं बात करूँगा तो इसकी एक आर्म है ओ बी और एक आर्म है ओ ए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एंगल वाई की बात करूँगा तो इसकी एक आर्म या एक साइड है ओ सी और एक साइड है ओ ए। तो एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं प्यारे बच्चों जिनके अंदर एक साइड कॉमन होती है। तो ध्यान से देखो, ये वाली एक आर्म ओ ए एंगल एक्स पे भी आ रही है, एंगल वाई में, तो ये जो एक्स और वाई है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या? एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं बच्चों जिन दो एंगल की एक साइड कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो। तो एक्स और वाई में ओ ए आर्म कॉमन है। समझ पा रहे? ओ ए आर्म क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों एंगल्स के बारे में या उनकी टाइप्स के बारे में। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो बच्चों हमने एंगल्स के बारे में सीख लिया, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीख लिया। अब हमारी इस चैप्टर की सभी थ्योरम सीखेंगे, एग्जाम सीखेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में, एग्जाम क्या होती है, थ्योरम क्या होती है, या इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं फिर से बता दूं प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मोटा मोटी आपको इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं वो एक साथ एक जगह मिल जाए और कम टाइम में मिल जाए, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको आसानी हो। समझ पा रहे हो? तो आज हम किसी भी चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अपने काम की जो हमारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जाम। या हम स्टेटमेंट को डिटेल में नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारी एग्जाम 6.1 है प्यारे बच्चों, एग्जाम 6.1, जिसको इन शॉर्ट हम लीनियर पेयर एग्जाम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एग्जाम। ये क्या कहती है वो समझते हैं बच्चों। तो लीनियर पेयर एग्जाम ये कहती है बच्चों, कोई भी लाइन है, क्या है? कोई भी लाइन है, अगर इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, इसके ऊपर क्या स्टैंड कर रही है? एक रे। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये जो दो एडजेसेंट एंगल है, ये दो एडजेसेंट एंगल बताया था, एक साइड कॉमन, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन ध्यान देने लायक बात है, कब होगा? जब ये जो आपको नज़र आ रही है ए ओ बी,
इफ ए ओ बी इज ए लाइन, इफ ए ओ बी इज ए लाइन, अगर ये लाइन है तो इन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको डिटेल में कि थ्योरम्स और एग्जाम में होता क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक इफ और एक देन। आज की पूरी वीडियो में आपको मैं वही दो हिस्से बताने वाला हूँ, इफ और देन। इफ और देन का मतलब है कि कब ये थ्योरम या एग्जाम अप्लाई होगी, और अगर अप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो लीनियर पेयर एग्जाम तभी अप्लाई हो सकती है जब ये एक लाइन होगी, तभी मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई का सम कितना होगा 180। एक और चीज़, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी होने चाहिए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी होने चाहिए, क्योंकि कई बार आधी अधूरी नॉलेज हमें थोड़ी सी भारी पड़ती है। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन मैंने ले ली, इधर से ये दो रे ले ली, अब ये एंगल x मान लिया, ये एंगल y मान लिया, ये एक स्ट्रेट लाइन भी है, ये x है ये y है, लेकिन इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक और कंडीशन है, दो एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों जो x और y है ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो इसलिए इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? आ जाओ एग्जाम 6.2। एग्जाम 6.2 प्यारे बच्चों कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स। किसका कन्वर्स? लीनियर पेयर एग्जाम का। किसका? लीनियर पेयर एग्जाम का। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी कि जो इफ और देन की कंडीशन है स्विच हो जाएंगी। स्विच कैसे? मतलब ये एग्जाम हमें कहना चाहती है कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल है, कोई दो एडजेसेंट एंगल है और उनका सम 180 डिग्री है, इफ देर आर एनी टू एडजेसेंट एंगल whose sum is 180 डिग्री, then नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म या साइड, नॉन कॉमन क्या होती है बच्चों? ये है दो एडजेसेंट एंगल है, ये उनकी कॉमन साइड है। तो अगर मैं नेमिंग करूं ओ ए बी, तो ये जो ओ ए और ओ बी है इनको कहते हैं नॉन कॉमन आर्म। समझ गए? तो ये कह रहा है कि अगर x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है, देन ए ओ बी इज ए लाइन, देन ए ओ बी इज ए लाइन। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या? इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 देन ए ओ बी इज ए लाइन। समझ पा रहे हो? अगर x प्लस वाई का सम 180 है तभी ए ओ बी लाइन होगी, अदरवाइज ए ओ बी लाइन नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? चले आगे। अब आ जाओ एग्जाम 6.3 पे बच्चों। एग्जाम 6.3 ये कह रही है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। पहले तो ध्यान से समझते हैं। मान लो ये कोई एल लाइन है और ये कोई एम है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्या? ये दोनों पैरेलल लाइन, और दो लाइन को कोई भी तीसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो एग्जाम 6.3 कह रही है बच्चों अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? अगर यहाँ पे एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, अगर मैंने एक एंगल ये एक्सटीरियर में ले लिया और एक एंगल मैंने इंटीरियर में ले लिया, तो इस तरीके से जो दो पेयर बने इन्हें हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये थ्योरम कह रही है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कब इक्वल होंगे? इफ एल इज पैरेलल टू एम। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तभी ये दो एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। और कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी ले सकते हो आप, जैसे ये एंगल 3, एक एंगल इंटीरियर में ले लिया तो एक एंगल एक्सटीरियर, सेम साइड। इसी तरीके से मान लो आपने ये एक एंगल एक्सटीरियर में ले लिया तो एक एंगल इंटीरियर में, अगर ये एक एंगल आपने इंटीरियर में ले लिया तो ये एक्सटीरियर में। एंगल की नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से जितने भी पेयर बनेंगे उन सभी को हम क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है प्यारे बच्चों, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। आपको स्टेटमेंट याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या होंगे? इक्वल। और रीजन की लिखने की बारी जब आएगी, जब आप इन शॉर्ट लिख दोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। अगली बच्चों एग्जाम 6.4, ठीक है, इसको आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो? कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख दोगे तब भी चलेगा बच्चों, पूरा रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एग्जाम लिखना चाहो तो और अच्छी बात है। ये जो है वो कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स। कन्वर्स वर्ड का मतलब बेटा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, उल्टा। यानी कि कंडीशन स्विच हो जाएंगी। स्विच का मतलब क्या है? ये एग्जाम कह रही है अगर ये कोई दो लाइन है, ये कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, ठीक है, यहाँ पैरेलल नहीं है, इसको कोई ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट करे। फिर से सुन लो प्यारे बच्चों, एल और एम कोई भी दो लाइन है, ये पैरेलल नहीं है राइट नाउ,
इन दो लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, इफ ये एंगल इक्वल है, देन आप कह सकते हो एल इज पैरेलल टू एम, देन एल इज पैरेलल टू एम। यानी कि अगर कहीं पे भी आपको कोई भी एक पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल नजर आ जाए इक्वल, तो आप कह सकते हो एल इज पैरेलल टू एम, और ब्रैकेट में रीजन दे सकते हो कन्वर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सम। क्या रीजन दे सकते हो? कन्वर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सम। समझ पा रहे हो बच्चों? अगर पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो ये दो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है यही दो पेयर इक्वल हो, ये दो पेयर भी इक्वल हो तो भी ये लाइन पैरेलल होंगी। यानी कोई भी एक पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये चार एग्जाम है, लीनियर पेयर एग्जाम, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम, कोरस्पोंडिंग एंगल एग्जाम, कन्वर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एग्जाम। ये कह रही है कि अगर ए ओ बी लाइन है तो एक्स प्लस वाई का सम 180 है, और इफ एक्स प्लस वाई का सम 180 है तो ए ओ बी एक लाइन है। ये एग्जाम कह रही है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। समझ पा रहे बच्चों बात को? आ जाओ थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 ये कह रही है बच्चों, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, ध्यान रखो ये दोनों की दोनों लाइनें हैं, ये कहीं भी बैंड नहीं होंगी, ये दोनों लाइनें हैं, और ये एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। समझ पा रहे बच्चों बात को? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा? ये जो पेयर बनेंगे, ये जो अपोजिट एंगल है, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक पेयर तो हो गया 1 और 2 का, और एक पेयर होगा 3 और 4 का। तो प्यारे बच्चों अगर एल और एम लाइन है, इफ एल एंड एम आर लाइंस, अगर ये लाइंस है, देन आप क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों? एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 4। लेकिन कब? जब ये दोनों की दोनों क्या है? लाइन है। अगर ये लाइन नहीं है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे। कैसे मतलब? जैसे कि आपने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन ये, तो जब आप इस लाइन की बात कर रहे हो तो देखो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बैंड होगी, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जो एंगल बनेंगे 1 और 2 ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इफ की कंडीशन क्या है? अगर ये दोनों लाइन है तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पे आप रीजन इन शॉर्ट लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरी डिटेल रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? चले आगे। कोई दिक्कत? ये बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ बच्चों कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, और इसीलिए आज की वीडियो बनाई है ताकि पिछले 3 वीडियो जो थोड़ी सी डिटेल में चली गई, कहीं आपको ये ना लगे कि बहुत सारा मुश्किल हिस्सा है। तो उन थ्योरम में से क्या याद रखना है आपको, उन एग्जाम में से क्या याद रखना है, उनका प्रूफ कैसे आया, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको याद रखना है इफ और देन, और अगर आपको इफ और देन याद हो गया ना तो थ्योरम के प्रूफ भी अपने आप हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या याद रखना है? इफ और देन, कि इफ क्या है और देन क्या है, समझ रहे हो? तो थ्योरम 6.2 क्या कह रही है? थ्योरम 6.2 कह रही है इफ टू पैरेलल लाइंस, फिर से वर्ड आ गया क्या? इफ टू पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे एल और एम क्या है? पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी कि कोई तीसरी लाइन इनको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। जो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब वो अंदर रहेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इन दोनों लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल। लेकिन कब? इफ एल इज पैरेलल टू एम, if L is parallel to M, then you can say angle 1 equals to 2, then you can say angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या? if L is parallel to M, if L is parallel to M, then you can write angle 1 equals to 2, angle 3 equals to 4, और इनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आ जाओ बच्चों थ्योरम 6.3 पे। हमने थ्योरम 6.2 तक कर ली, थ्योरम 6.3 क्या है? थ्योरम 6.3 कह रही है इफ टू लाइंस, प्यारे बच्चों फिर से यहाँ पे लाइंस की बात कर रहा, पैरेलल की बात नहीं कर रहा। कायदे से चीज़ों को समझो। अगर उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से
कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। क्या, फिर से सुन लो बच्चों, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि ये दो लाइन को ये लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करके कि ये बराबर है, देन आप कह सकते हो कि L इज पैरेलल टू M। अगर 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है तो 3 इक्वल्स टू 4 हो तो भी चलेगा, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने चाहिए। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को, इंटरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ होते हैं। अगर इनमें से एक भी पेयर इक्वल है तो आप कह सकते हो L इज पैरेलल टू M। इसको आप कह सकते हो कन्वर्स, फिर से कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये उल्टा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का, समझ गए। फिर से बता दूं, ये दोनों लाइन पैरेलल स्टार्टिंग में नहीं थी, अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। तो इफ की कंडीशन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, और अगर एंगल 1 बराबर 2 है देन आप कह सकते हो L इज पैरेलल टू M। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम? चले आगे, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4 क्या कह रही है प्यारे बच्चों, फिर से, इफ टू पैरेलल लाइंस, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल लाइन दे रखी है, इफ की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस, तो इफ L इज पैरेलल टू M। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये पैरेलल लाइन वाली इतनी सारी थ्योरम और एग्जाम में कब क्या लगाए। बच्चों क्वेश्चन का डाटा बताएगा आपको कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम की ज़रूरत है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल की ज़रूरत है, या जो मैं अभी बता रहा हूँ को इंटीरियर एंगल। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो दो को इंटीरियर एंगल, इन्हें कहेंगे को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, एक था अल्टरनेट यानी कि जो अपोजिट साइड, को इंटीरियर मतलब सेम साइड। तो ये जो दो को इंटीरियर एंगल बनेंगे, या ये दो को इंटीरियर जो एंगल बनेंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, क्या होगा इनका सम, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, लेकिन कब, जब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बिल्कुल, ये यहाँ पे एंगल 1/4 के बराबर भी होगा, लेकिन जहाँ जैसी ज़रूरत है प्यारे बच्चों वैसा ही हमें थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो दो को इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे भी आपको डिटेल में थ्योरम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल। क्या लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल। पूरी स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो। तो बच्चों अब आ जाओ थ्योरम 6.5 पे। थ्योरम 6.5 ये क्या कह रही है, इफ टू लाइंस, यहाँ पे ध्यान रहे लाइंस, पैरेलल लाइन नहीं है, L और M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। इन दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट, सच दैट sum of co-interior angle on the same side of a transversal is 180 degree, such that sum of co-interior angle on the same side of a transversal is 180 degree, then the two lines are parallel, तो इफ की कंडीशन ये है बच्चों, एंगल 1 + 2 180 हो या एंगल 3 + 4 180 हो। समझ पा रहे हो, एंगल 1 + 2 180 हो या एंगल 3 + 4 180 हो, देन आप क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों, L इज पैरेलल टू M। ये थ्योरम 6.4 का उल्टा है, कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम। फिर से सुन लो कि दो लाइन है, पैरेलल नहीं है, इनको एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये जो दो को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री हो तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। अगर इनका सम 180 डिग्री हो तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। समझ गए बात को, चले आगे। थ्योरम 6.6 को ध्यान से समझते हैं। वो कह रहा है इफ L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है। ठीक है, ये ठीक है, और ये जो M है ना, ये जो M है वो N के पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं बच्चों, क्या कि ये लाइन L है, ठीक है, ये लाइन M है और ये लाइन क्या है, N। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो, इफ L इज पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N। इफ की कंडीशन क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या होगा इससे, देन
आप कह सकते हो ये फर्स्ट और थर्ड लाइन, ठीक है। अगर मैं इनकी वैसे नंबरिंग करूँ, वैसे नंबरिंग करते नहीं है, 1 2 3, पहली लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो पहली और तीसरी लाइन भी पैरेलल होंगी, पहली और तीसरी लाइन भी पैरेलल होंगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इफ एल इज पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एन, देन एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एन। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो एल और एन भी पैरेलल होंगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इन शॉर्ट इस थ्योरम को हम कहते हैं लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। अब आ जाओ बच्चों थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 तो बच्चों आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, अगर ये एंगल x, ये एंगल y, ये एंगल z, तो इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट आप लिख सकते हो इसे, क्या लिख सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इसी को हम क्या कहेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। लास्ट एंड फाइनल थ्योरम प्यारे बच्चों, थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.8, ठीक है। थ्योरम 6.8 क्या कह रही है? ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? किसी भी ट्रायंगल की अगर हम एक साइड एक्सटेंड कर दे, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को क्या कर दे? एक्सटेंड कर दे। किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को क्या कर दे? एक्सटेंड कर दे। तो एक्सटेंड करने के बाद ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये थ्योरम कह रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एंगल 2 + 3 के बराबर होगा, वो एंगल 2 + 3 के बराबर। यानी कि एक्सटीरियर एंगल, देखो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, ये जो 7 वाला एंगल है वो छोड़ दो, छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 2 और 3। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। और इसका रीजन लिखना है तो इन शॉर्ट क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब मैं जो बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, वो कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है। वो एक सिंपल सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज करोगे। क्या? एंगल बाइसेक्टर। इस वर्ड को बहुत ज़्यादा आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बार बार पाओगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? किसी भी एंगल को अगर मैं बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अगर ये दोनों एंगल, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे क्या? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों इस लाइन को? एंगल बाइसेक्टर। तो इसको यूज कैसे करना है ध्यान रखो प्यारे बच्चों। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तो सभी को पता होता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? अगर बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल है, इसकी नेमिंग कर दी मैंने ABC, तो इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं। एंगल ABC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एज पर एज रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि बच्चों ये 30 का मान है, ये भी 30, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। तो कंप्लीट 60, तो 60 30 का दुगना होता है या नहीं होता? तो वही चीज़ है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ABC को आप ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, या फिर आप एंगल 1 को लिख सकते हो प्यारे बच्चों हाफ ऑफ एंगल ABC, या फिर आप एंगल 1 को, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एंगल ले लो 1 या 2, इसको आप कंप्लीट का क्या लिख सकते हो? हाफ। इस चीज़ को ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर जब भी आए तो ये मतलब तो होता ही है एंगल 1 = 2। आप ये दो चीज़ें भी लिख सकते हो कि ABC इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और या फिर एंगल 1 यानी कि एंगल 1 या 2 पूरे कंप्लीट का क्या होगा? आधा। ये कॉमन सेंस है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त हमारे दिमाग में नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्री की जान होती है बच्चों एग्जम्पशन थ्योरम्स। जितना इनको ध्यान से समझोगे उतना ही आपके लिए काम आसान होता जाएगा। ठीक है, तो इनको समझने की कोशिश करो, इसीलिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है प्यारे बच्चों,